गाड़ी जालंधर के रेलवे स्टेशन से आगे निकल आई थी। अब अमृतसर का स्टेशन आ रहा था। मुझे अमृतसर के स्टेशन पर ही उतरना था। जिस डब्बे में मैं बैठा था वो हिंदू सिख मुसाफिरों से भरा हुआ था। यह 3rd क्लास का डब्बा था। सब मुसाफिर अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। सिर्फ एक मुसाफिर इस डब्बे में ऐसा था जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे घूर कर देख लेता था। ये आदमी सिख नहीं था। अगर सिख नहीं था तो जाहिर है हिंदू होगा, क्योंकि पाकिस्तान बन जाने के बाद मशरकी पंजाब में एक भी मुसलमान नहीं रहा था। इस आदमी की उम्र 50-55 के करीब होगी। सर के बाल सफ़ेद हो रहे थे। आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक लगी थी। खदर का मैला सा तंग पजामा पहना हुआ था। खदर के कुर्ते के ऊपर सदरी पहन रखी थी। सदरी के ऊपर की जेब के साथ इंडियन पेन लगा था। निचली जेब में रखी पॉकेट बुक का ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ नजर आ रहा था। ये हिंदू यकीनन इंडिया की खुफिया पुलिस यानी CID का आदमी था। शायद वो दिल्ली से ट्रेन में मेरा पीछा कर रहा था, क्योंकि मुझे याद है जब जालंधर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी तो मैं प्लेटफार्म वाली खिड़की में से सर बाहर निकाले देख रहा था। इस आदमी को मैंने ट्रेन के एक डब्बे से निकलकर अपने डब्बे की तरफ आता देखा था। उसका साफ मतलब था कि वो दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था। मेरे पास बाकायदा पाकिस्तान का पासपोर्ट था और उस पर वीज़ा भी लगा हुआ था, मगर वीज़ा सिर्फ दिल्ली शहर का लगा हुआ था। मैं दिल्ली शहर से बाहर नहीं जा सकता था। मैंने कानून शिकनी की थी और दिल्ली शहर से ट्रेन में सवार होकर अमृतसर की तरफ चल पड़ा था। आखिर मैंने ये कानून शिकनी क्यों की थी, इसका जवाब मेरी ज़िंदगी की वो हैरत अंगेज़ जज्बा हुब्बुल वतनी, कवी हमीयत और जज्बा गैरत में डूबी हुई सच्ची दास्तान है जो मैं आपको सुनाने चला हूँ। यह ज़माना पाक भारत जंग 1965 से 1 साल पहले का ज़माना था। मशरकी पंजाब में खालिस्तान की तहरीक की वजह से भारत की हुकूमत ने पंजाब के शहरों का वीज़ा निज़ाम बंद कर रखा था। चुनांचे मैंने दिल्ली शहर का वीज़ा लगवा लिया। वजह दिल्ली शहर की दरगाहों और तारीखी मकामात की सैरों से हाथ लिखी। दिल्ली में मेरे वालिद साहब के एक दोस्त सिंगर मशीनों की मुरम्मत का काम करते थे। मैं सीधा उनके पास पहुंचा। भारतीय बॉर्डर की चेक पोस्ट वालों को मैंने वालिद के उस दोस्त का नाम और एड्रेस गलत लिखवाया था। उसकी वजह यह थी कि मैं दिल्ली की सैरों से हाथ के लिए भारत में दाखिल नहीं हुआ था। मेरा एक ख़ास मिशन था और मुझे दिल्ली से बगैर वीज़े के अमृतसर जाना था, और ये भी नहीं मालूम था कि मुझे कितने दिन कितने महीने गैर कानूनी तौर पर इंडिया में रहना होगा। मेरा मिशन एक मुकद्दस मिशन था। ये मिशन क्या था ये आपको आगे चलकर खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था मेरे वक्त मुकर्ररा पर भारत से वापस पाकिस्तान न जाने की सूरत में पुलिस मेरे वालिद के दोस्त को गिरफ्तार करे या उसे तंग करे। मेरे वालिद साहब के इस दोस्त का नाम ज़हीरुद्दीन था और चांदनी चौक में उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो सिलाई मशीनों की मुरम्मत का काम करता था। उसको मैंने बिल्कुल न बताया कि मैं असल में किस मिशन को लेकर भारत आया हूं। उसे बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। इस शरीफ आदमी के पास मैं 2 दिन रहा और पंजाब और इंडिया के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल करता रहा, क्योंकि उससे पहले मैंने अमृतसर, मजेठ, दीर का बटाला, गुरदासपुर और कथोंगल के सिवा इंडिया का कोई इलाका कभी नहीं देखा था। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 12-13 साल की होगी और मैं अपने कस्बे मजेठ के एक हाई स्कूल में पढ़ रहा था। मेरी वालदा की वफ़ात हो चुकी थी। मेरी सिर्फ एक छोटी बहन थी। वालिद साहब ने दूसरी शादी नहीं की थी। उन्होंने हम दोनों बहन भाइयों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाना और हमें बाप के साथ साथ वालदा की भी शफकत अता करना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। जब पाकिस्तान बन गया और मशरकी पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया तो हम भी एक काफ़िले में शामिल होकर मजेठे निकल पड़े। पाकिस्तान पहुंचने से पहले हम पर क्या बीती ये मेरी सच्ची दास्तान की असल बुनियाद है, जो मैं आपको ज़रा आगे चलकर बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान आने के बाद मैं दोबारा कभी इंडिया नहीं गया था। अब मैं वापस अपने वालिद साहब के दोस्त ज़हीरुद्दीन के पास आता हूँ, जिससे मैंने रेल गाड़ियों के औकात वगैरह के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल की। मेरे पास इतनी ही इंडियन करेंसी थी जितनी करेंसी की कानूनी तौर पर मुझे इजाज़त थी। मेरा मिशन ऐसा था कि मुझे दिल्ली से निकलने के बाद अपनी तमाम ज़रूरियात जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों से खुद ही पूरी करनी थी। उस वक्त मैं 24-25 साल का सेहतमंद भरपूर जवान था। मैंने जानबूझकर शलवार कमीज नहीं पहनी थी, क्योंकि ये उस ज़माने में भी मुसलमानों का लिबास समझा जाता था। अगरचे अभी ये हमारा कौमी लिबास नहीं बना था, मैं लाहौर से ही पुरानी मगर मजबूत
कपड़े की बनी हुई वलैती जीन्स टाइप की पतलून और उसी रंग की मटियाली सी जैकेट पहनकर चला था। पाँव में जॉगर शूज़ पहन लिए थे। दिल्ली में आकर मैंने देखा कि वहाँ भी नौजवानों में इस किस्म का हैप्पी टाइप का रफ टफ लिबास बड़ा मकबूल था। इस लिबास से ये बिल्कुल नहीं पता चलता था कि ये आदमी मुसलमान है या हिंदू है। ज़हीरुद्दीन के घर में 2 दिन रहने के बाद मैंने एक रोज़ उन्हें कहा कि मैं जामिया मस्जिद देखने जा रहा हूँ। वहाँ से मैं सीधा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैंने पहले से मालूम कर लिया था कि अमृतसर जालंधर की तरफ गाड़ी किस वक्त चलती है। मैंने स्टेशन पर आकर अमृतसर का टिकट लिया और प्लेटफार्म पर आकर बैठ गया। जब गाड़ी प्लेटफार्म पर लगी तो मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ 3rd क्लास के एक डब्बे में बैठ गया। यह मौसम ऐसा था जिसको हमारे पंजाब में खुश बहार का मौसम कहते हैं, यानी मार्च के महीने का मौसम। मैं पाकिस्तान में ही था तो 1-2 बारिशें भी हो गई थीं जिससे मौसम में खनकी आ गई थी। दिल्ली में भी खुशगवार मौसम था। दिल्ली के बारे में मैंने सुना भी था और स्कूल की किताबों में पढ़ा भी था कि वहाँ मुसलमान बादशाहों ने कई साल तक हुकूमत की है और वहाँ मुसलमानों की बड़ी यादगार इमारतें, महल और किले हैं। मगर मैंने सिवाय जामिया मस्जिद के और कुछ न देखा। मेरा मिशन ऐसा था कि मेरा ध्यान अपने आबाओ अजदाद की तारीखी इमारतों की तरफ जा ही नहीं सकता था। जामिया मस्जिद में भी मैं एक दिन नमाज पढ़ने चला गया। मैं कोई नमाजी परहेज़गार नौजवान नहीं था। पाकिस्तान में कभी कभार ही नमाज पढ़ लिया करता था। मुझे नमाज पढ़नी आती भी नहीं थी, मगर दिल्ली की जामिया मस्जिद में मैं खुदा के हजूर सजदा रेज़ होकर अपने मिशन की कामयाबी के लिए ज़रूर दुआ मांगना चाहता था। जब वहाँ गया तो नमाज का वक्त हो गया था। नमाजी पहले से मौजूद थे। मैं भी वज़ू करके उनके पीछे बैठ गया। नमाज के बाद हाथ फैलाकर आंखें बंद करके अल्लाह के हजूर गड़गड़ा कर दुआ मांगी कि वो मुझे मेरे मिशन में कामयाब करे और मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं अपने मरहूम बाप की रूह को सुकून पहुंचा सकूं। मैं जामिया मस्जिद की अजमत और शान शौकत देखकर हैरान ज़रूर हुआ था और सोचने लगा था कि इतनी अजीम शान मस्जिद बनाने वाले मुसलमान उसे हिंदुओं के रहम करम पर छोड़कर क्यों चले गए, क्योंकि मैंने दिल्ली में देखा था कि मुसलमानों की हालत हिंदुओं के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं थी। गाड़ी अमृतसर की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। एक्सप्रेस ट्रेन थी, उसका नाम मुझे याद नहीं रहा। उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी और वो छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती जा रही थी। पाकिस्तानी पासपोर्ट मेरी जेब में था और उस पर सिर्फ दिल्ली का वीज़ा लगा हुआ था। अगर पुलिस का कोई आदमी मेरी चेकिंग करता तो मुझे गिरफ्तार कर सकता था, क्योंकि मैं वीज़े के बगैर मशरकी पंजाब के शहरों की तरफ जा रहा था। कई बड़े शहरों के स्टेशन आए। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए रुकती और फिर आगे रवाना हो जाती। इस तरह सफ़र तय करते करते गाड़ी पंजाब में दाखिल हो गई। लुधियाना आया और गुजर गया। फिर जालंधर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मुझे दिल्ली से चलते वक्त ही उस बात का धड़का लगा था कि कहीं कोई खुफिया पुलिस का आदमी मेरे पीछे न लगा हो। जालंधर सिखों का शहर था। प्लेटफार्म पर तकरीबन सभी सिख ही सिख नजर आए। मैं खिड़की के साथ बैठा बाहर देख रहा था। मैंने एक उतेड़ उम्र हिंदू को देखा कि पिछले किसी डब्बे से निकला और हमारे डब्बे में दाखिल हो गया। मैंने कोई ख्याल न किया, लेकिन जब गाड़ी चली तो मैंने महसूस किया कि वो मेरी तरफ थोड़ी थोड़ी देर बाद घूर कर देख लेता है। ये वही हिंदू था जो अब भी मेरे डब्बे में दूसरे मुसाफिरों के साथ कोने में बैठा किसी वक्त मुझे मशकूक निगाहों से देखने लगता था और जिसका जिक्र मैं अपनी दास्तान के शुरू में कर चुका हूँ। जब मेरे दिल में ख्याल पुख्ता हो गया कि ये शख्स ज़रूर खुफिया पुलिस का आदमी है तो पहला रद्द अमल मुझ पर यह हुआ कि मेरे बदन में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं पाकिस्तान में नहीं था, अपने मुल्क में नहीं था, बल्कि दुश्मन मुल्क में था। हिंदू सिखों के मुल्क में था जहाँ के मुसलमान शहरियों की कोई इज्जत आबरू नहीं थी। पाकिस्तानी मुसलमान की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तब पासपोर्ट रखने के बावजूद भारतीय पुलिस जिस पाकिस्तानी मुसलमान को चाहे पकड़कर थाने ले जा सकती थी। मैंने ऐसे कई वाक़यात सुने थे कि भारतीय पुलिस किसी पाकिस्तानी मुसलमान को दिल्ली, बम्बई या किसी दूसरे शहर में यूं ही पकड़कर थाने ले गई और फिर उसका कुछ पता न चला कि वो कहाँ गायब हो गया। आमतौर पर भारतीय पुलिस ऐसे पाकिस्तानियों पर जासूसी के इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेलों में बंद कर देती और उन पर इस कदर तशद्दुद किया जाता कि वो जेल में ही सिसक कर मर जाते। यही वजह थी कि जब मुझे यकीन सा हो गया कि ये उतेड़ उम्र का नेहरू कट सदरी वाला हिंदू CID का आदमी है और मेरे पीछे लगा हुआ है, तो मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई थी। ये मेरा पहला रद्द अमल था।
اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا دھیان اپنے خدا کی طرف اور پھر اپنے مشن کی طرف کر لیا۔ میرا آدھا خوف دور ہو گیا، کیونکہ میں جان کی بازی لگا کر پاکستان سے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے نکلا تھا، اور دل میں یہ عہد کر کے نکلا تھا کہ اپنے مشن کی تکمیل سے پہلے مجھے مرنا نہیں ہے، اور اگر مرنے کا وقت آ گیا تو 6-7 کافروں کو مار کر مروں گا۔ خدائے ذوالجلال اور اس کے نبی پاک پر یقین کامل نے مجھے حوصلہ دیا اور میرے دل سے خوف بالکل نکل گیا۔ اب میں اس خفیہ پولیس والے ہندو سے بچ نکلنے کی ترکیبوں پر غور کرنے لگا۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ یہ شخص اچانک مجھے نہیں پکڑے گا، کیونکہ ایسا وہ جب چاہے کر سکتا تھا۔ اس کا اپنا ملک تھا، اپنی حکومت اور اس کی اپنی پولیس تھی جو ٹرین کے ساتھ بھی سفر کر رہی تھی۔ اس کے اپنے ہندو سکھ لوگ تھے۔ اگر وہ مجھے پکڑ کر صرف یہ اعلان کر دے کہ میں پولیس کا آدمی ہوں اور یہ لڑکا پاکستان کا جاسوس ہے، تو ڈبے کے سارے مسافر نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے بلکہ مجھ پر حملہ بھی کر دیں گے۔ لیکن ابھی تک اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اصل میں وہ میری نگرانی کر رہا تھا اور یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں ویزے کے بغیر امرتسر کی طرف کہاں جا رہا ہوں، کس سے ملنے جا رہا ہوں، اور میرے ساتھی جاسوس کہاں کہاں پر ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس پر خفیہ پولیس کے آدمی ہونے کا ذرا سا شک بھی ہو، مگر اس کے بار بار میری طرف گور کر دیکھنے سے مجھے نہ صرف اس پر شک ہوا تھا بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ CID کا آدمی ہے، جو بعد میں سچ ثابت ہوا۔ اس وقت دن ڈھل رہا تھا۔ گاڑی کی دونوں جانب دور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں میں دن کی روشنی ماند پڑتی جا رہی تھی۔ گاڑی ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر سے تیزی سے گزر رہی تھی۔ میں نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ پلیٹ فارم کے آخر میں ایک تختے پر ہندی میں کسی اسٹیشن کا نام لکھا تھا جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک سکھ مسافر سے پوچھا کہ یہ کون سا اسٹیشن گزرا ہے، تو اس نے کہا مانا والا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ امرتسر کا اسٹیشن آنے ہی والا تھا۔ 12 سال پہلے جب میں ضلع امرتسر کے قصبے مجیٹھے کے ہائی اسکول میں پڑھا کرتا تھا تو اسکول کے لڑکے آ کر سیر کرنے گاڑی میں بیٹھ کر مانا والا آ جایا کرتے تھے۔ اسٹیشن کا نام اردو میں لکھا ہوا تھا، اب یہ نام ہندی میں لکھا ہوا تھا۔ اردو کا نام ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک تبدیلی میں نے محسوس کی۔ دوسری تبدیلی میں نے یہ دیکھی کہ جالندھر سے لے کر مانا والا تک راستے میں دونوں جانب جو دیہات کھیتوں میں دکھائی دیے، ان میں کسی جگہ کوئی مسجد نظر نہیں آئی تھی، ورنہ پہلے ان دیہات میں کسی نہ کسی جگہ درختوں میں سے کسی نہ کسی مسجد کے مینار ضرور نظر آیا کرتے تھے۔ یہ سکھوں کے دیہات تھے اور پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے مسجدوں کو مسمار کر دیا تھا۔ کئی جگہ ان مسجدوں کو گردواروں میں یا مندروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ گاڑی مانا والا کے اسٹیشن سے کافی آگے نکل گئی تھی۔ اب مجھے علاقہ اپنا جانا پہچانا لگنے لگا تھا۔ ایک پھاٹک آ کر گزر گیا، اس کے ساتھ ہی آموں کا ایک گنا باغ آیا جس کے گرد 4 دیواری کھینچی ہوئی تھی۔ میں نے یہ باغ پہچان لیا، اسے سرداروں کا باغ کہتے تھے، اور یہاں گرمیوں کے موسم میں ہم سکول کے لڑکوں کے ساتھ آم توڑنے آیا کرتے تھے۔ ہم باغ کی دیوار پر چڑھ کر آم توڑتے اور راکھے کے آنے سے پہلے آم توڑ کر چھلانگے لگا کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ ریلوے لائن آ گئی جو امرتسر کی امرودوں کے باغ کے پہلو سے ہوتی ہوئی ہمارے گاؤں مجیٹ کی طرف جاتی تھی۔ اس ریلوے لائن کو دیکھ کر میں اداس ہو گیا۔ میں کئی بار اپنے والد اور چھوٹی بہن کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ کر اس لائن پر سے گزرا تھا۔ یہ ریلوے لائن آم اور امرودوں کے باغوں کی طرح ویسی کی ویسی تھی۔ اب ٹرین امرتسر شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی ایک جانب شریف پورہ تھا جو پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کا گڑھ تھا، اور دوسری طرف کمپنی باغ شروع ہو گیا تھا۔ ڈنڈا پولیس کا پھاٹک بھی گزر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین امرتسر کے اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ ہندو سکھ مسافر اپنا اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ میں نے آنکھ بچا کر خفیہ پولیس والے کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر بڑے سکون سے بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا اور اس نے نگاہ مجھ پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس مصیبت سے کیسے بچا جائے۔ مجھے یہ خطرہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے یہ امرتسر کے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اترتے ہی مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دے۔ گاڑی پلیٹ فارم پر رینگتی ہوئی رک گئی۔ میں نے پلیٹ فارم پر 3-4 سکھ پولیس کانسٹیبلوں کو دیکھا تو ایک بار پھر جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ گاڑی یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سارے کے سارے مسافر ٹرین سے باہر نکل رہے تھے اور کافی شور شرابہ مچ گیا تھا۔ میں بھی اس ہجوم میں ڈبے سے اتر گیا۔ میں نے پہلے ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ پلیٹ فارم کے گیٹ سے باہر نہیں نکلوں گا۔ ہر ڈبے کے باہر مسافروں کا کافی رش تھا۔ ایک کلی سر پر بہت سا سامان اٹھائے میرے آگے آگے جا رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پہلو سے ہو کر اگلے ڈبے کے مسافروں میں گھس گیا اور وہاں سے دوسرے ڈبے کے دروازے سے
गुजरकर डब्बे के अंदर चला गया जो तकरीबन खाली था। उसके दूसरे दरवाजे में जल्दी से लटक कर नीचे रेलवे लाइन पर उतर गया। मैंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। यहाँ लाइन के साथ साथ लोहे का जंगला लगा हुआ था। एक जगह जंगले का एक पैप उखड़ा हुआ था। कुछ मुसाफिर उसमें से गुजरकर सामने वाले प्लेटफार्म की तरफ जा रहे थे। मैं भी उनके साथ सामने वाले प्लेटफार्म पर निकल गया और वहां से दूसरी जानिब जहां रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ था उतर गया। ये सारी जगह मेरी देखी भाली थी और मैंने महसूस किया था कि 12 साल में जहां कोई तब्दीली नहीं आई थी। मेरा इरादा रेलवे लाइनों पर से गुजरकर सामने वाली दीवार फांदकर रैगू ब्रिज को जाने वाली सड़क पर निकल आने का था। जब कभी हम स्कूल के 2-3 दोस्त मजेठे से बगैर टिकट रेलगाड़ी में बैठकर अमृतसर आते थे तो इसी दीवार को फलांग करते थे। दीवार ज्यादा दूर नहीं थी। दीवार के करीब पहुंचकर मैंने पहली बार पीछे मुड़कर देखा कि वो CID वाला कहीं मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ रहा। मुझे उसकी शक्ल कहीं नजर नहीं आई। मैं बड़ा खुश हुआ। एक जगह से मैंने दीवार फांदी और दूसरी तरफ सड़क पर आ गया। अमृतसरी मुसलमानों को मालूम होगा कि रैगू ब्रिज को जो सड़क जाती थी उसकी बाएं जानिब गोल बाग हुआ करता था। इस गोल बाग से पहले एक छोटा सा मैदान आता था जहां कोई सब्जा नहीं था। बादामी रंग की मिट्टी का मैदान था। इस मैदान में 2 बुजुर्गों के मज़ार थे जिनमें से एक बुजुर्ग का नाम फतेह शाह बुखारी था और दूसरे बुजुर्ग का नाम शंकर शाह साहब था। खुदा मालूम दूसरे बुजुर्ग का असली नाम क्या था, मगर सब लोग उनके मज़ार को शंकर शाह के मज़ार के नाम से ही याद करते थे और उनका ये नाम मशहूर था। ये दोनों मज़ार पास पास थे। शंकर शाह के मज़ार के अहाते में दरख्त थे और एक कुआं भी था। फतेह शाह बुखारी के मज़ार के इर्द गिर्द दरेक के दरख्त होते थे। इस मज़ार को फतेह शाह बुखारी के मज़ार के नाम से पुकारा जाता था। बचपन में मुझे याद है मेरी वालदा तारी के चावलों की देग पकवा कर यहाँ महीने की पहली जुमरात को लाया करती थी। मैं और मेरी छोटी बहन और वालिद साहब भी साथ आया करते थे। तारी नमकीन चावल होते थे जिनमें हल्दी की आमेज़िश की जाती थी और बड़े लजीज होते थे। वालदा की वफ़ात के बाद मेरे वालिद साहब ने यह फ़र्ज़ संभाल लिया। वो हर जुमरात को देख पका कर लाते और फतेह शाह बुखारी के मज़ार पर खुद लोगों में तकसीम करते। हम सारा दिन मज़ार शरीफ पर गुजारते। मैं अपनी बहन के साथ मैदान में दौड़ने लगा था। फतेह शाह बुखारी के मज़ार का मुतवल्ली वालिद साहब का दोस्त बन गया था। वालिद साहब उसे शाहजी के नाम से पुकारा करते थे। वालिद साहब ने बिस्तर मर्ग पर लेटे हुए मुझे जो अहम मिशन तफवीज़ किया था उसके सिलसिले में कहा था कि मैं अमृतसर जाकर सैयद फतेह शाह बुखारी के मुतवल्ली से मिलूँ। हो सकता है वो अभी तक जिंदा हो। वो मेरे मिशन के सिलसिले में मेरी मदद कर सकता है। चुनांचे अमृतसर के रेलवे बार्ड की दीवार फांदकर बाद में मैंने सड़क पार की और गोल बाग में दाखिल हो गया। मैं 12 साल के बाद गोल बाग में दाखिल हो रहा था। यहाँ भी सिवाय चंद एक दरख्तों के कोई चीज़ नहीं बदली थी। कुछ दरख्त जरूर गायब हो गए थे। ग्राउंड में घास भी पहले से कम नज़र आ रही थी। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही था। मैं बाकी ग्राउंड में से गुजरकर खाली मैदान में दाखिल हो गया। इस मैदान का एक किनारा अमृतसर के हाल के गेट के करीब सीढ़ियों वाले पुल की तरफ जा लगता था। उसी मैदान में सैयद फतेह शाह बुखारी का मज़ार था। यहाँ ज़रूर तब्दीली आ चुकी थी। मैदान के किनारे किनारे खोखे ही खोखे बने हुए थे। बाद में मालूम हुआ कि यहाँ फलों की मंडी बन गई हुई है। एक तरफ रेड़े और छकड़े खड़े थे। मज़ार की चारदीवारी वैसे की वैसी थी और मालूम हुआ कि हिंदू सिख यहाँ आकर चढ़ावे चढ़ाते हैं और मनते मानते हैं। मेरे बचपन के तरेक के दरख्त बहुत ज़्यादा घने हो गए थे। मज़ार के छोटे से दरवाजे पर उसी तरह चमकदार झालरों वाला सेहरा लटक रहा था और फिजा में अगरबत्तियों की खुशबू रची हुई थी। शाम की स्याही आहिस्ता आहिस्ता आसमान को अपनी लपेट में ले रही थी। मज़ार के अंदर मिट्टी के कुछ दिए भी जल रहे थे और दरवाजे के ऊपर वाला बल्ब भी रोशन हो गया था। एक सिख अपनी बीवी के साथ हाथ बांधे सर झुकाए मज़ार के अंदर से बाहर निकल रहा था। 2-3 मलंग दरख्तों के नीचे बैठे थे। खुदा जाने ये मुसलमान मलंग थे जो मेरठ अम्बाले के शहरों से आ गए थे, क्योंकि अमृतसर शहर में कोई मुसलमान नहीं था। मुझे अभी तक CID वाले हिंदू का ख्याल लगा हुआ था। मैंने यहाँ मज़ार में दाखिल होने से पहले भी पीछे मुड़कर देखा। शाम का अंधेरा मैदान में फैलने लगा था। मुझे वो खुफिया सर्विस का हिंदू कांस्टेबल कहीं नजर न आया। यकीनन उससे मेरी जान छूट गई थी। मैं मज़ार के अंदर दाखिल हो गया। एक तरफ खड़े होकर दुआए फातिहा पढ़ी और फिर बाएं जानिब एक कोठरी बनी हुई थी, उस तरफ गौर से देखा। कोठरी के अंदर बिजली का बल्ब रोशन था। एक बूढ़ा आदमी जिसने सब्ज रंग के कपड़े पहने थे और सफ़ेद दाढ़ी थी, कोठरी के बाहर एक तरफ बैठा कुछ पढ़ रहा था। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो उस आदमी ने आंखें खोल दी और किसी कदर ताज्जुब से मुझे देखने लगा। कहाँ से आए हो यहाँ?
उसकी उर्दू खालिस अहले ज़बान वालों की उर्दू लगती थी। मैंने कहा, दिल्ली से आया हूँ, शाह साहब से मिलना है। मैंने शाह साहब का नाम लिया जो मुझे वालिद साहब ने बता दिया था। उस शख्स ने कोठरी की तरफ इशारा करके कहा, अंदर चले जाओ। कोठरी का दरवाजा छोटा सा था और खुला था। मैंने जूते बाहर उतारे और अंदर दाखिल हो गया। एक बुजुर्ग सूरत सब्ज़पोश आदमी गांव तकिए से टेक लगाए बड़े सुकून के आलम में बैठा था। आंखें थोड़ी बंद थोड़ी खुली थीं। हाथ में तस्बीह थी, मुंह में कुछ पढ़ रहा था। उंगलियां तस्बीह के दानों पर चल रही थीं। मैं सलाम करके अदब से एक तरफ बैठ गया। बुजुर्ग ने नीमवा आंखों से मुझ पर एक निगाह डाली, वालेकुमुस्सलाम कहा और फिर अपनी कैफियत में डूब गए। कोठरी में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। मौका बड़ा मुनासिब था। मैं बात शुरू करने ही वाला था कि बुजुर्ग ने फरमाया, भाई कहाँ से आए हो? पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैंने फतेह शाह बुखारी के मुतवल्ली का नाम लेकर कहा कि मुझे शाह साहब से मिलना है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैंने अभी उन्हें बिल्कुल न बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। बुजुर्ग ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और कहा, बरखुरदार शाह साहब को इंतकाल फरमाए तो 7 बरस हो गए हैं। मुझे बताओ मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं उनका छोटा भाई हूँ, मुझे सैयद गुलाम अली शाह कहते हैं। मैं सोच में पड़ गया कि उन पर अपने दिल का राज अफशां करना मुनासिब रहेगा या नहीं। मैं अभी सोच ही रहा था कि बाहर कुछ शोरगुल की आवाज़ें बुलंद हुईं। सैयद साहब ने कड़कदार आवाज़ में पूछा, ये बाहर क्या हो रहा है? हैदर अली, मिज़ार का एक मुलाजिम घबराया हुआ अंदर आया और बोला, शाह जी बाहर पुलिस आई है। थानेदार भी साथ है, कहता है यहाँ कोई पाकिस्तान का जासूस छुपा हुआ है। मैं फौरन समझ गया कि वो CID वाला हिंदू जो जालंधर या शायद दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था, वो पुलिस लेकर मुझे गिरफ्तार करने आ गया था। मैंने जल्दी से सैयद साहब के पांव पकड़ लिए और कहा, शाह जी मैं पाकिस्तान से एक नेक मकसद लेकर आपके दौलत खाने पर हाजिर हुआ हूँ। यकीन करें मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ और आपके बड़े भाई मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। मैं उनका एक ख़ास पैगाम लेकर आया हूँ। इस वक्त मुझे पुलिस से बचा लें, बाकी बातें मैं आपको बाद में बता दूंगा। सैयद साहब बड़े दलेर इंसान थे। कोठरी के कोने में लकड़ी का एक काफ़ी बड़ा संदूक पड़ा हुआ था। उन्होंने उठते हुए कहा, इस संदूक में छुप जाओ, जल्दी करो। मैंने संदूक खोला। संदूक में सब्ज़ रंग की कुछ चादरें तह करके रखी हुई थीं। मैं उसमें टांगे सीने के साथ लगाकर लेट गया। सैयद साहब ने संदूक बंद करके ताला लगा दिया। मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे उन्होंने संदूक के ऊपर कोई टोकरा रख दिया हो। उसके साथ ही सैयद साहब बुलंद आवाज़ में बोलते कोठरी से बाहर निकल गए। यहाँ पाकिस्तानी जासूस का क्या काम? ये फ़कीरों का डेरा है। सैयद साहब की आवाज़ ज़रा दूर ही गई थी कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि थानेदार सिपाहियों के साथ मिज़ार के अंदर आ चुका था। वो कोठरी के बाहर खड़ा सैयद साहब से पूछने लगा, शाह जी हमारे मुखबर ने हमें इतलात दी है कि एक पाकिस्तानी मिज़ार में आया है जो दिल्ली से चला था। उसके पास सिर्फ दिल्ली का वीज़ा है मगर वो अमृतसर पहुंच गया है। हमें मिज़ार की तलाशी लेनी होगी। सैयद साहब ने फरमाया, शर्मा जी आप बेशक तलाशी ले लें, मगर ये तो आप भी जानते हैं कि हम भारतीय हुकूमत के वफादार हैं। अगर कोई पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो सबसे पहले हम आपको उसकी इत्तला करते, बल्कि उसे पकड़कर बांध लेते। आप ज़रूर तलाशी ले आइए। संदूक के अंदर मेरे तो पसीने छूट गए। एक तो अंदर हब्स था उसकी वजह से, दूसरे इस खौफ से कि अगर हिंदू थानेदार ने संदूक खुलवा लिया तो मैं भी मारा गया और मेरे साथ सैयद साहब पर भी आफत नाजिल हो जाएगी। मगर सैयद साहब ने भारतीय हुकूमत और इंडिया के साथ अपनी वफादारी की बातें कुछ ऐसे अंदाज में की कि हिंदू थानेदार को ज़्यादा गौर करने का मौका ही न दिया। थानेदार की आवाज़ आई, शाह जी हमें आपकी वफादारी पर ज़रा भी शक व शुबा नहीं है, मगर हम भी अपनी नौकरी से मजबूर हैं।
हमारे मुखबर ने बताया है कि उसने पाकिस्तानी जासूस को जो नौजवान लड़का है मज़ार की तरफ जाते देखा है। सैयद साहब ने फौरन थानेदार की बात काटी। अजूर वाला, अगर पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो वो हमारी नजरों से बचकर नहीं जा सकता था। हम तो उसी वक्त उसे पकड़कर बिठा लेते। हो सकता है कोई ऐसा नौजवान इधर से गुजरा हो, आप खुद मुलाहिजा फरमा लें। हाँ, वही लोग हैं जो रोज यहाँ पर मौजूद होते हैं। हिंदू थानेदार ने अपने किसी सिपाही को डांटते हुए कहा, ओए भाग यहाँ से। पौड़ियों वाले पुल की नाकाबंदी की थी कि नहीं? हो सकता है वो उधर से निकल गया हो। भाग सिंह शायद कोई कांस्टेबल था। उसने फौरन कहा, हाँ जी, उधर 2 कांस्टेबल लगा दिए हुए हैं। तो फिर चलो, वो उधर ही गया होगा। यहाँ वो नहीं है। अच्छा शाह जी, आपको तकलीफ दी, एक बात है, अगर कोई अजनबी चेहरा आपको यहाँ नजर आ जाए तो उसे किसी तरीके से यहीं रोक लें और हमें थाने में इत्तला कर दें। सैयद साहब ने जवाब में कहा, हजूर वाला, आप फिक्र ही ना करें। किसी पाकिस्तानी जासूस की क्या मजाल के मज़ार पर आए और फिर बचकर निकल जाए। ये लोग बातें करते कोठरी से बाहर निकल गए। मेरी जान में जान आ गई। बंद संदूक के अंदर मुझे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी और मेरा सांस धौंकनी की तरह चलने लगा था। बंद संदूक में कहीं कहीं जो थोड़ी बहुत दर्जें थीं, बस उनमें से थोड़ी बहुत ताज़ा हवा अंदर आने की कोशिश कर रही थी। सब्ज रंग की चादरों में से जो देसी अतर की तेज खुशबू आ रही थी, उसने भी मेरा नाक में दम कर दिया था। मुझे जबरदस्त घुटन महसूस हो रही थी। इस तरह 2-3 मिनट मजीद गुजर गए। फिर किसी के कदमों की आवाज आई। संदूक के ऊपर से टोकरा हटा दिया गया। संदूक का ताला खुला और ढक्कन ऊपर उठ गया। मुझे बाहर की ताज़ा हवा लगी तो नीम मुर्दा जिस्म में जैसे जान पड़ गई। जल्दी से संदूक से निकल आया। सैयद साहब कोठरी के दरवाजे के आगे इस तरह खड़े थे कि बाहर से किसी की नज़र अंदर नहीं पड़ सकती थी। उन्होंने पलटकर बाहर देखा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। भाई, तुमने तो हमें मरवा दिया था। पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पाकिस्तान से यहाँ जासूसी करने आए हो? मैंने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, शाह जी, मैं जासूस नहीं हूँ। सैयद साहब ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, मियाँ आहिस्ता बोलो। थानेदार अपना कोई न कोई आदमी सफ़ेद कपड़ों में यहाँ ज़रूर छोड़ गया होगा। मैंने कहा, बराहे करम मुझे आज की रात किसी तरह अपने पास छुपा लें। मैं जो कोई भी हूँ सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। सैयद साहब दरी पर बैठ गए थे। मैं भी उनके सामने बैठा था। उन्होंने 1-2 बार गहरा सांस लिया। छत की तरफ मुंह उठाकर या अल्लाह खैर, इस्लाम की खैर, पाकिस्तान की खैर कहा और संदूक की तरफ उठकर गए। संदूक में से सब्ज रंग की चादर निकालकर मेरी तरफ फेंकी और कहा, उसे इस तरह ओढ़ दो कि तुम्हारी पतलून वगैरह बिल्कुल दिखाई ना दे। फिर उन्होंने तकिए के पीछे से सब्ज रंग के कपड़े की टोपी निकालकर मुझे दी। टोपी पर गोटा लगा हुआ था। कहने लगे, इसे सर पर पहन लो। ये टोपी ऐसी थी जो मज़ारों पर, बल्कि जो मज़ारों में जो मुरीद और बालके होते हैं वो पहनते हैं। मैंने टोपी सर पर खींचकर इस तरह पहन ली कि मेरे कान भी उसमें छुप गए। सैयद साहब ने मेरा जायजा लिया और उठते हुए फरमाया, जब तक मैं ना आऊं यहीं कोने में छुपकर बैठे रहो। वो कोठरी से बाहर चले गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद करके कोठरी पर ताला डाल दिया। मैं कोने में बैठ गया, आंखें बंद कर ली और अलहम्द शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा कि उसने मुझे बचा लिया, वरना मेरा बचना मुश्किल था। जब मुझे बंद कोठरी के अंदर बैठे बैठे काफ़ी देर गुजर गई तो अचानक बाहर से किसी मलंग के धमाल डालने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कोठरी के बाहर सुनाई दे रही थी।
ऐसे लग रहा था कि कोई मलंग कोठरी के बाहर धमाल डाल रहा है। फिर ये आवाज रुक गई। अब कोठरी का ताला खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुला और कोठरी में जलते बल्ब की रोशनी में एक सबज पोश मलंग अंदर आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और कहा, मेरे साथ धमाल डालते बाहर आ जाओ। जब तक मैं न कहूँ धमाल डालते रहना। वो मुझे खींचकर बाहर ले गया और धमाल डालने लगा। मैंने भी उसके साथ धमाल डालनी शुरू कर दी। मज़ार पर उस वक्त 2-3 दरवेश किस्म के लोग इधर उधर बैठे थे। उनके सिवा और कोई नहीं था। मलंग धमाल डालता मुझे मज़ार के पिछले दरवाजे से निकालकर मज़ार के अकब में ले गया, जहाँ कुछ कब्रें थीं। उनके पीछे दरख्त थे और दरख्तों के पीछे 2-4 कोठरियाँ बनी हुई थीं। उसने मुझे एक कोठरी में धकेल दिया और कहा, यहाँ से बाहर मत निकलना। ये कोठरी शाहजी वाली कोठरी के मुकाबले में तंग और खाली खाली थी। छत के साथ एक धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। फर्श पर सिर्फ सफ बिछी थी और कुछ नहीं था। मैं सफ पर बैठ गया। कलंदरों वाली सब्ज टोपी उतारकर मैंने परे रख दी। शाह साहब ने मुझे मज़ार से इस कोठरी तक पहुंचाने का बड़ा कामयाब तरीका निकाला था। पुलिस अगर मज़ार से जाते हुए पीछे अपना कोई खुफिया आदमी छोड़ भी गई होगी या इन मलंगों में पुलिस का कोई जासूस होगा तो उसे मुझ पर शक नहीं पड़ सकता था, क्योंकि मैं जिस शक्ल सूरत में शाहजी की कोठरी में दाखिल हुआ था, वहां से निकलते वक्त मेरा हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। मैं अपनी ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ और सच्चे वाक़यात बयान कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक बात की शुरू में ही वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ, आप भी उसे नोट कर लें। बात यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी के वाक़यात बयान करते हुए अक्सर लोगों के असली नाम नहीं लिखूँगा। शहरों के नाम और महल्ले बखूबी दुरुस्त और सही होगा, मगर नाम और लोगों के हुलिये मैंने बदल दिए होंगे, क्योंकि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है और मकबूजा कश्मीर अभी आज़ाद नहीं हुआ। कश्मीरी हुर्रियत परस्तों की कुर्बानियाँ और जदोजहद जारी है। लोगों के सही नाम और हुलिये और बाज़ जगहों के हकीकी नाम लिखने से जिहाद आज़ादी कश्मीर की तहरीक को नुकसान पहुँच सकता है। मिसाल के तौर पर अमृतसर में सैयद फ़तेह अली शाह बुखारी का मज़ार मौजूद है, मगर उनके मुतवल्ली शाहजी और उनके फर्जंद सैयद साहब का नाम मैंने बदल दिया है। सैयद साहब से मेरी मुलाकात भी अमृतसर में किसी दूसरी जगह पर हुई थी, मगर मैं उस जगह का नाम नहीं लिख सकता। लेकिन जो वाक़यात मैं बयान करूँगा वो बिल्कुल सच्चे हैं। इस वजाहत के बाद मैं वापस मज़ार की उस कोठरी में आता हूँ जहाँ एक दरवेश ने मुझे छुपा दिया था। कोठरी में बैठे मुझे घंटा 1.5 घंटा गुजर गया। कोई अंदाज़ा नहीं था कि रात कितनी गुजर चुकी है। बाहर मज़ार पर भी खामोशी छा गई थी। आखिर मुझे बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। जो दरवेश मुझे कोठरी में बंद कर गया था, उसने दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया था। कदमों की चाप कोठरी के पास आकर रुक गई। फिर ताला खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और सैयद साहब अंदर दाखिल हुए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे पास सफ पर बैठ गए और मुझसे पूछा, अब मुझे बताओ, तुम किस मकसद के लेकर भारत में आए हो और तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली है? मैं जिस मकसद को लेकर अपने दुश्मन मुल्क भारत में दाखिल हुआ था और जिसकी खातिर मैंने अपनी जान को खतरे में डाला था, वो मेरी ज़िंदगी का मिशन था। इस मिशन को बयान करने के लिए मुझे वापस अगस्त 1947 के उस खून में डूबे हुए दिन की तरफ लौटकर जाना होगा जब मेरा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गांव से निकला था। गांव पर सिखों ने हमला कर दिया था। यह हमला गांव के मुसलमानों पर था। सिखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेतरक कत्ल करना शुरू कर दिया। गांव में एक शोर मच गया। देखते देखते मुसलमानों के मकान चलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर मकान के सहन की पिछली दीवार वाले दरवाजे से बाहर को भागा। मेरी उम्र उस वक्त 8-9 साल की होगी। मेरी बहन मुझसे 1-1.5-2 साल छोटी थी। हम दोनों बहन भाई रोने लगे थे। हमारे बाप ने हमें दोनों को बाजुओं से पकड़ रखा था और हमें भी अपने साथ दौड़ा रहा था। आगे ऊंची फसल वाले खेत आ गए। वो हमें लेकर फसल में घुस गया। उसने हमें वहीं छुपा दिया और खुद भी हमारे पास छुप छुप कर बैठ गया। हमने रोना बंद कर दिया था। हम पर दहशत तारी थी। हमारे बाप का रंग भी उड़ा हुआ था। उसके होंठ खुश्क थे और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें आहिस्ता से कहता, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा, आवाज़ ना निकालना। गांव की तरफ से हमें औरतों बच्चों की चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। सिखों के सत सरी अकाल के नारे भी सुनाई दे रहे थे। मैं इन नारों से वाकिफ था। सिखों ने मुझे जब दूसरे गांव से आते थे तो हमारे गांव के
गुरुद्वारे रात जाते हुए यही नारे लगाया करते थे। फसल चावलों की थी और ज़्यादा ऊंची नहीं थी। बाप ने हमें अपने हाथ फसल में लिटा रखा था। कुछ सिखों की आवाज़ें सुनाई दी, खेतों की तरफ आ रहे थे। हमारे बाप ने हम दोनों को अपने साथ लगा लिया। मुझे मेरे बाप के दिल की तेज धड़कन सिर्फ सुनाई दे रही थी। सिख आपस में बातें करते हमारे करीब से गुजर गए। एक सिख ने कहा, फसल को आग लगा दो, अंदर कोई मुसल्ला ना छुपा हुआ हो, अंदर कोई मुसला ना छुपा हुआ हो। दूसरे ने कहा, सारे मुसले वाट छड्डे ने इत्थे किने आना सी। फिर एक औरत की चीख और मिन्नतें करने की आवाज़ आई। वो कोई मुसलमान औरत जिसको सिख अगवा करके ले जा रहे थे और जो उनको खुदा और सिखों के किसी गुरु का वास्ता देकर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। औरत की बलकती हुई आवाज़ें दूर होते होते गायब हो गईं। हम अपने बाप के साथ खेत के कीचड़ में जाने कितनी देर तक छुपे रहे। फिर चारों तरफ खामोशी छा गई। मेरे बाप ने सहमी हुई आवाज़ में हमें कहा, अभी लेटे रहना। फिर उसने आहिस्ता से फसल में से सर बाहर निकाल कर देखा। वो कुछ देर तक धान के फूशों में से सर बाहर निकाले देखता रहा। फिर सर नीचे कर दिया और हमारे पास मुँह लाकर सर गोशी में कहा, वो लोग चले गए हैं, अल्लाह ने हमें बचा लिया है। अभी बाहर नहीं निकलना, समझे? अभी बाहर नहीं निकलना। अल्लाह को याद करो, घबराओ मत, अल्लाह ने हमें बचा लिया है। मैंने कुर्ता और धोती पहन रखी थी। मेरी बहन ने शलवार कमीज पहनी हुई थी। हमारे कपड़े खेत के कीचड़ में लथपथ हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी धुंधली होने लगी। जब सूरज गरूब हो गया और अंधेरा सा छा गया तो हमारा बाप हम दोनों को लेकर खेतों में से निकला और छोटी नहर वाले पुल की तरफ चल दिया। मैंने मुड़कर अपने गांव मस्जिद की तरफ देखा। ये हमारा गांव भी था और कस्बा भी था। कई मकान जल रहे थे। मेरे बाप ने मेरा सर सीधा करते हुए कहा, पीछे मत देखो। नहर के पुल से पहले टालियों के बेशुमार दरख्त आते थे। यहाँ हम गोलियां और गुली डंडा खेला करते थे। नहर के पुल पर से गुजरने से पहले हमारे बाप ने हमें दरख्तों के पास बिठा दिया और कहा, यहाँ से हिलना मत, मैं आगे देख कर आता हूँ। हम दोनों बहन भाई सहम कर वहीं बैठ गए। हम पर इस कदर वहशत छाई हुई थी कि हम आपस में एक दूसरे से कोई बात भी नहीं कर रहे थे। शाम के गहरे होते अंधेरे ही हमने अपने बाप को देखा कि वो झुक झुक कर चलता छोटी नहर के पुल के पास गया, एक तरफ बैठ गया, फिर वहां से उठा और दौड़कर हमारे पास वापस आया। हमें बाजुओं से पकड़ा और अपने साथ दौड़ाता नहर के पुल पर से गुजरकर दूसरी तरफ खेतों में घुस गया। खेतों के दरमियान चलने के लिए छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी जिसे पंजाबी में वट कहते थे। हम वट पर चलते चले गए। शाम को अंधेरा गहरा हो रहा था। हमारे बाप को पता था कि उसे कहाँ जाना है। वो हमें खेतों में चलाता रहा। हम दोनों बहन भाई नंगे पांव थे। हमारे बाप ने अपनी पुरानी जूती पहनी हुई थी। ये जूती में कई सालों से उसके पाँव में देख रहा था। ये पंजाबी जूती थी जो उस जमाने में गांव के लोग पहना करते थे। अगर ज़रा टूट जाती तो वो उसे मरम्मत करवा कर फिर पहन लेता था। आगे रेलवे लाइन आ गई। रेलवे लाइन शाम के अंधेरे में वीरान थी। ये रेलवे लाइन अमृतसर की तरफ जाती थी। हम बाप हमें रेलवे लाइन पार कराकर दूसरी तरफ ले आया। उधर एक खाल था जिसमें पानी जमा रहता था। खाल पर पुल बना हुआ था। हम पुल पर से गुजरकर आगे गए तो अंधेरे में दरख्तों की दूर तक जाती कतार धुंधली धुंधली सी नजर पड़ी। हमारे बाप ने हमें हौसला देते हुए कहा, पुत्रों घबराना नहीं, अल्लाह को याद करते रहो, खुदा ने चाहा तो हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। मुझे याद है मैंने अपने बाप से पूछा था, मियाँ जी पाकिस्तान कहाँ है? मेरे बाप ने जवाब में कहा, अमृतसर से आगे जहाँ लाहौर है वहाँ पाकिस्तान है। आगे अमरूदों के बाग आ गए। यहाँ अमरूद तोड़कर खाया करते थे। उसके साथ एक छोटी सी मस्जिद थी। यह मस्जिद कुछ दीवारों वाली थी। हमारा बाप हमें उस मस्जिद में ले आया। मस्जिद बिल्कुल खाली पड़ी थी। मस्जिद में एक छोटी सी कोठरी थी जो खुली थी। यहाँ मस्जिद के मौलवी साहब रहते थे। मौलवी साहब वहाँ नहीं थे। उनका सामान मस्जिद के सहन में बिखरा पड़ा था। बरसात का मौसम होने की वजह से शाम हब्स आलूद थी। पहले हमारा बाप हमें मौलवी साहब की कोठरी में ले गया, मगर वहाँ सख्त गर्मी और हबस था। फिर वो हमें मस्जिद की छत पर ले आया। यहाँ इतना हबस नहीं था। हमने नीचे बारी बारी आकर वुजू करने वाली टूटियों के साथ मुंह लगाकर पानी पिया। बाप ने हमें अपने साथ लगा रखा था। उसने मेरी बहन और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा,
पुत्रों, घबराना नहीं, हम अल्लाह के घर में हैं। सिख हिंदू नहीं चाहते थे कि मुसलमान अपना मुल्क पाकिस्तान बनाएं, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना और उनके घरों को आग लगानी शुरू कर दी है। हमें भूख लगी होगी मगर यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सब्र शुक्र करके रात गुजार तो सुबह अल्लाह मालिक है। हमने सारी रात मस्जिद की छत पर कभी जागकर कभी सोकर गुजार दी। सुबह होने से पहले जब पौ फट रही थी तो हमारा बाप हमें लेकर मस्जिद से निकल आया। अब हम खेतों की आड़ लेते दरख्तों की इन कतारों की तरफ चलने लगे जो शाम को हमें दूर नजर आती थीं। इन दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी पक्की सड़क गुजरती थी, जहां हमें मुसलमान महाजरीन का एक काफिला मिल गया जो गुरदासपुर से पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। हम भी उस काफिले में शामिल हो गए। काफिला जब अमृतसर शहर के बाहर खेतों में पहुंचा तो सिखों के एक बहुत बड़े जत्थे ने हमला कर दिया। काफिले में एक कोहराम मच गया। कुछ सिख घोड़ों पर सवार थे, बाकी दौड़ते हुए आ रहे थे। वो मुसलमानों को कत्ल करने लगे। बच्चों को मेरी आंखों के सामने नेज़ों पर उछाला। हमारा बाप हमें पकड़कर खेतों की तरफ भागा। मैं और मेरी छोटी बहन चीख चीख कर रोने लगे थे। अचानक सामने से एक सिख का घोड़ा दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में तलवार थी। उसने हमारे करीब से गुजरते हुए झुककर मेरी छोटी बहन पर तलवार का वार किया। तलवार मेरी बहन की गर्दन पर पड़ी और उसकी गर्दन आधी कटकर एक तरफ को ढलक गई। वो गिर पड़ी। मेरा बाप उसके ऊपर गिर पड़ा। मैंने पहली बार अपने बाप को रोते हुए देखा। मेरी बहन की गर्दन से खून का फुवारा निकल रहा था। मैं जोर जोर से रो रहा था। मेरे बाप ने मेरी बहन को कांधे पर लादा, मेरा बाजू पकड़ा और खेतों में एक तरफ दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर वो किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ा। मियाँ जी पुकारते रोते हुए अपने बाप को उठाने लगा। मेरी बहन खेत में इस तरह पड़ी थी कि उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कटकर एक तरफ को ढलकी हुई थी। मेरा बाप रो रहा था, मेरी बहन का नाम ले लेकर पुकार रहा था, मगर मेरी बहन मर चुकी थी। हमारे पीछे सिखों के नारे सुनाई दिए। मेरे बाप ने मेरी बहन की लाश एक तरफ रात डाला और मेरा बाजू पकड़कर एक तरफ को बेतहाशा दौड़ पड़ा और मुझे भी साथ दौड़ाने लगा। खेतों से निकलकर एक खुली जगह आ गई जहां एक कच्चा रास्ता बना हुआ था। यहाँ एक ट्रक सामने से आ रहा था। ट्रक हमें देखकर एक फौजी जिसके हाथ में राइफल थी ट्रक में से छलांग लगाकर उतरा और मेरे बाप से पूछा, मुसलमान हो? मेरे बाप ने कहा, हाँ जी मुसलमान हैं। मेरी बेटी सिखों ने शहीद कर दी है। और एक बार फिर मेरा बाप रोने लगा। अपने बाप को रोते देखकर मैं भी रोने लगा। ये बलोच रेजिमेंट के जवान थे। उन्होंने हमें ट्रक में बिठाया और अमृतसर के कैंप में ले आए। इस कैंप में हम 2 दिन रहे। मेरा बाप मेरी बहन को याद करके रोता रहता था। मैं भी साथ रोने लगता था। अपनी बहन की लाश मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। उसकी कटी हुई गर्दन और गर्दन में से उबलता हुआ खून शायद मैं सारी जिंदगी फरामोश न कर सकूं। तीसरे दिन हमें एक मालगाड़ी में दूसरे महाजरीन के साथ बिठा दिया गया और ये मालगाड़ी हमें लाहौर पाकिस्तान पहुंचा गई। पाकिस्तान आकर 2-3 दिन वाल्टन के रिफ्यूजी कैंप में रहने पड़े। फिर गुजरांवाला चले गए। वहाँ मेरे वालिद के करीबी रिश्तेदार रहते थे। उन्होंने वालिद साहब को एक दुकान अलाट करवा कर दे दी। मजेठ कस्बे में मेरे वालिद साहब की परचून की दुकान थी, जहाँ आटा दाल चावल वगैरह बेचते थे। गुजरांवाले में ये धंधा न चल सका तो वालिद साहब लाहौर आ गए। मेरी छोटी बहन का गम वालिद साहब को अंदर ही अंदर घुन की तरह खाने लगा था, मगर वो मेरी तालीम से भी गाफिल नहीं थे। वो खुद तो 4 जमातें पढ़े हुए थे। कस्बे में इस्लामी तारीखी नावल बड़े शौक से पढ़ा करते थे। कोई लफ्ज़ समझ में ना आता तो मुझसे पूछ लिया करते थे। महमूद गज़नवी उनका पसंदीदा हीरो था। हमने बागबानपुरे में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। वालिद साहब ने यहाँ पर चून की एक छोटी सी दुकान खोल ली। मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। वो मुझे मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए भी भेजते थे। मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ तो नहीं किया, मगर तर्जुमे के साथ पढ़ लिया। कुरान पाक ने मेरे अंदर इस्लाम और पाकिस्तान के लिए गहरी मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दिया। वालिद साहब सर्दियों की रात को मुझे अपनी चारपाई पर पास बिठाकर महमूद गज़नवी और मोहम्मद बिन कासिम के कारनामे किताब में से पढ़कर सुनाते। ज़रा होश संभाला तो मैंने भी इन किताबों का मुताला शुरू कर दिया। कभी कभी रात को मैं सो रहा होता तो वालिद साहब की हिचकियाँ भरकर रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुल जाती। वो मेरी छोटी बहन को याद करके रोते रहते। 10वीं जमात पास करने के बाद मैं कॉलेज में दाखिल हो गया। वालिद साहब को बेटी के गम ने वक्त से पहले बूढ़ा और कमज़ोर कर दिया था। मैं उनकी बड़ी दिलजोई करता, मगर बेटी के कत्ल का मंजर ना वो भूलते थे ना मैं ही भूल सकता था।
वक्त गुजरता गया, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। मैंने BA पास कर दिया और एक कारखाने में मुझे क्लर्क की नौकरी मिल गई। उस ज़माने में मुजाहिदीन कश्मीर की तहरीक अपने अरूज पर थी। भारत ने कश्मीर में कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ अपनी फौजें भेजकर वहां कब्जा कर लिया था। भारतीय फौज भारतीय हुकूमत के इशारे पर कश्मीरियों पर तरह तरह के जुल्म सतम तोड़ रही थी। कश्मीरी मुजाहिदीन पर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा था। औरतों को अगवा किया जाता, हुर्रियत परस्त कश्मीरियों को गोलियों का निशाना बनाकर उन्हें शहीद किया जा रहा था। वालिद साहब ये सब कुछ अखबारों में पढ़ते तो उनका चेहरा शोले की तरह तमतमाने लगता। वो बहुत कमज़ोर हो गए थे, मगर मुसलमान कश्मीरी मुजाहिदीन पर इंडियन फौजियों के जुल्म सतम की खबरें पढ़कर वो सीने पर हाथ मार कर कहते, मरने से पहले मैं जिहाद कश्मीर में ज़रूर हिस्सा लूँगा। ए खुदा, मुझे इतनी ताकत अता कर फरमा कि मैं मकबूजा कश्मीर में जाकर मुजाहिदों के शाना बशाना काफरों के खिलाफ जिहाद करूँ। एक रात वो दुकान बंद करके घर आए तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा, मियाँ जी मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वालिद साहब ने मुझे बाजू से पकड़कर बिठा दिया और कमज़ोर आवाज़ में कहा, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। सर्दियों की रात थी, घर में नौकरानी होती थी जो घर की सफाई वगैरह के अलावा खाना भी तैयार कर देती थी। वालिद साहब चारपाई पर लिहाफ ऊपर करके लेट गए। मैं उनके लिए चावल थाली में डालकर लाया तो उन्होंने हाथ के इशारे से चावल वापस ले जाने को कहा। मैं दूसरी चारपाई पर लेट गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। आधी रात गुजर चुकी थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई। वालिद साहब मुझे आवाज़ दे रहे थे। मैं जल्दी से उठकर उनके पास चला गया। उनका कमज़ोर चेहरा जर्द पड़ गया था, ऐसे लगता था जैसे बदन में खून बिल्कुल नहीं है। मैं घबरा सा गया। वालिद साहब ने आहिस्ता से कहा, मैं कलसूम को ना बचा सका, मुझे उसका बड़ा गम है। मैंने उनका कमज़ोर ठंडा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मियाँ जी अल्लाह को यही मंजूर था, आप गम न किया करें। वालिद साहब ने जैसे मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी थी। उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाकर मेरा बाजू पकड़ लिया। उनके हाथ की गिरफ्त हैरत अंगेज तौर पर बड़ी सख्त थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, एक दिन तुम्हें भी मरना है, मगर मेरी तरह बिस्तर पर लेटे लेटे मत मरना। कश्मीर के जिहाद में काफरों से लड़ते लड़ते शहीद होना, मुझे दफन करने के बाद अमृतसर जाना। वालिद साहब ने फतेह शाह बुखारी के मज़ार के मुतवल्ली का नाम लेकर मुझे हदायत की कि मैं मज़ार के शाहजी से जाकर मिलूं। वो मुझे जिहाद कश्मीर के मैदान जंग में पहुंचा देगा। वालिद साहब ने मेरे बाजू को अपनी गिरफ्त में मज़ीद मजबूत करते हुए कहा, जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाए तो मेरी कब्र पर आकर मुझे ये खबर ज़रूर सुनाना, मुझसे वादा करो। मैंने कहा, मियाँ जी मैं वादा करता हूँ। वालिद साहब के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। उन्होंने मेरा बाजू छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता बोले, जिस खेत में मैं अपनी बेटी की लाश छोड़ आया था वहां जाकर फातिहा पढ़ना और ऊंची आवाज में कहना कि कलसूम अपने बाप को माफ कर देना, वो तुझे दुश्मनों की जमीन पर बेगोरो कफन छोड़ आया। वादा करो, वादा करो। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने मियाँ जी का ठंडा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैं वादा करता हूँ मियाँ जी, वादा करता हूँ। उसके साथ ही मियाँ की रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। वालिद साहब से किए हुए दोनों वादे मेरे सीने पर लिखे थे। इन दोनों वादों को पूरा करना मेरी जिंदगी का मिशन बन गया था। यही वो मिशन था जिसको लेकर मैं भारत में दाखिल हुआ था। छोटी बहन पाकिस्तान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर शहीद हुई थी। वहाँ फातिहा पढ़कर उसकी रूह को सवाब पहुँचाना, मियाँ जी का पैगाम उसकी रूह को पहुँचाना और अपनी ज़िंदगी जिहाद कश्मीर के लिए वक्फ कर देना, ये सारी बातें यहाँ तो मैंने पूरी तफसील से लिखी हैं, लेकिन उस रात फतेह शाह बुखारी के मज़ार की कोठरी में सैयद साहब के छोटे भाई को मैंने मुख्तसरन बयान की और उस शख्स का नाम लिया जिसके पास मेरे वालिद साहब ने कहा था मज़ार का मुतवल्ली बड़े शाह जी मुझे पहुँचा देंगे। ये कोई ख़ास मुजाहिद था। मैं उसका असली नाम यहाँ नहीं लिखूँगा, आप जो चाहें उसका नाम रख लें, चलें कमाल शाह नाम रख लें। सैयद साहब मेरी सारी बातें सुनकर सोच में पड़ गए, फिर सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, मेरे अजीज़, तुम बड़ा नेक मकसद लेकर पाकिस्तान से आए हो। जिन साहब का तुमने नाम लिया है मैं उन्हें जानता हूँ। वो कभी कभी रात के वक्त पुलिस वालों की नज़रों से छुपकर मेरे बड़े भाई साहब को मिलने यहाँ आया करते थे। मैंने कहा, बस आप किसी तरह मुझे उनके पास पहुँचा दें। सैयद साहब कहने लगे,
उनके बारे में मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि वो अर्दा ज़िला होशंगाबाद मध्य प्रदेश से आया करते थे। उनके बारे में मेरे बड़े भाई साहब ने बताया था कि वो ज़बरदस्त मुजाहिद और तरबियत याफ्ता कमांडो हैं। भारतीय फ़ौज की कमांडो फोर्स में हुआ करते थे। वहाँ से रिलीज़ होने के बाद अब अर्दा ज़िला होशंगाबाद के किसी करीबी जंगल में रहते हैं। वो क्या करते हैं इस बारे में बड़े शाह साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया था। अब ये बात मेरी समझ में आने लगी थी कि वालिद साहब मुझे उस मुजाहिद और तरबियत याफ्ता कमांडो के पास क्यों भिजवा रहे थे। जिहाद कश्मीर में शरीक होकर शहीद होना कोई मुश्किल नहीं है। आप फायरिंग करते हुए भारतीय फौज की किसी पोस्ट के सामने आकर खड़े हो जाएं। आपकी फायरिंग से कोई दुश्मन मरे या न मरे, दुश्मन की गोली आपको आकर लगेगी और आप उसी वक्त शहीद हो जाएंगे। आपकी शहादत में किसी को ज़रा सा भी शक नहीं होगा, लेकिन उस शहादत का आज़ादी कश्मीर की तहरीक को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। वो शहादत तहरीक के लिए बेहद मुफीद होती है जो दुश्मन को किसी फौजी ऑपरेशन के बाद ज़बरदस्त और दूररस नुकसान पहुंचाने के बाद हासिल की जाए। दुश्मन को ऐसा नुकसान मैं कमांडो बनकर ही पहुंचा सकता था, और अगर खुदा ने मेरी किस्मत में शहादत की शहादत लिखी हुई है तो मैं ये शहादत कमांडो ऑपरेशन के साथ दुश्मन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने के बाद ही हासिल कर सकता था। वालिद साहब यही चाहते थे कि मैं जिहाद कश्मीर में शामिल होने से पहले कमांडो की पूरी तरबियत हासिल करूं। इस मकसद के लिए उन्होंने कमाल शाह साहब को मुंतखब किया था, जो मुझे मज़ार के मुतवल्ली सैयद साहब के तवस्सुत से ही मिल सकते थे। अब जब छोटे सैयद साहब ने मुझे बताया कि कमांडो कमाल शाह भारत के सूबा मध्य प्रदेश के हरदा ज़िला में किसी जंगल में रहते हैं तो सूरत हाल मेरे लिए मज़ीद पेचीदा हो गई थी। मैंने सिवाय अमृतसर मजेट के इलाके के हिंदुस्तान का और कोई इलाका देखा ही नहीं था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मध्य प्रदेश किस बला का नाम है और हर वो नाम का जंगल कहाँ पर है, मगर मैंने कमांडो कमाल शाह साहब के पास जाने का दिल में फ़ैसला कर लिया था। ये मेरे वालिद साहब की आखिरी ख्वाहिश थी और मैं भी कमांडो बनकर काफरों से अपनी छोटी बहन के खून का बदला लेना चाहता था। और अब तो हर वो लड़की जो मकबूजा कश्मीर में काफरों के जुल्म तशद्दुद से शहीद होती थी, वो मुझे अपनी बहन कलसूम ही लगने लगती थी। मैंने सैयद साहब से कहा, मैं कमाल शाह साहब के पास जाना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि मैं उनके पास कैसे पहुँच सकता हूँ। सैयद साहब ने बाहर कोई आहट महसूस की होगी। उन्होंने मुझे चुप हो जाने का इशारा किया और जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गए और किसी सुराख में से बाहर देखने लगे। फिर पीछे हटे और मुझे कहा, बरखुरदार, इस वक्त रात काफ़ी गुजर चुकी है, तुम यहीं सो जाओ, सुबह मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मेरे आने से पहले बाहर ना निकलना। सैयद साहब चले गए। बंद कोठरी में हबस और गर्मी ज़रूर थी। यहाँ पंखा नहीं था, मगर चूँकि अभी गर्मी का मौसम बाकायदा शुरू नहीं हुआ था, इसलिए कोठरी थोड़े से हबस और गर्मी ने मुझे ज़्यादा देर तंग न किया और मुझे नींद आ गई। सुबह मुझे सैयद साहब ने ही आकर जगाया। मेरा लिबास बस अभी तक सिवाय सब्ज़ टोपी मलंगों वाला ही था। वो अपने साथ मेरे उतारे हुए कपड़े यानी जीन्स, पतलून, जैकेट, जोगर, शूज़ भी लाए थे। उन्होंने मेरे कपड़े एक तरफ रख दिए और कहा, मेरे साथ आ जाओ, हम नाश्ते पर बातें करेंगे। मैं कोठरी से निकलकर खुली फिजा में आया तो बड़ा अच्छा लगा। दिन काफ़ी निकल चुका था। सैयद साहब मुझे एक दूसरी कोठरी में ले आए जिसका फर्श पक्का और छत भी ऊंची थी। अंदर एक पलंग बिछा था, 2-3 कुर्सियां और छोटी तिपाई भी थी। यहाँ मैंने उनके साथ हलवे पूड़ी का नाश्ता किया। नाश्ते पर वो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत ज़ार की बातें करते रहे। कहने लगे, यहाँ वो बात नहीं है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करती थी। अंग्रेज़ों के ज़माने में तो हम मुसलमान हिंदुओं के साथ बराबर की हैसियत से रहते थे, मगर अब यहाँ हिंदुओं के ग़ुलाम हैं। हम चाहे कुछ कर लें, भारत की हुकूमत हमें हमेशा शक की निगाह से देखेगी। वो हिंदुस्तान के हर मुसलमान को पाकिस्तान का जासूस समझती है। तुम पाकिस्तान के मुसलमान हर लिहाज से खुश नसीब हो। तुम एक आज़ाद मुल्क में रहते हो, तुम्हारी अपनी हुकूमत है, खा कैसी भी हुकूमत है, मगर तुम्हारी अपनी हुकूमत है। तुम इस्लाम के रास्ते पर चलकर ज़िंदगी बसर कर सकते हो। यहाँ मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आला सरकारी ओहदे सिर्फ हिंदुओं के लिए वक्फ है। मुसलमान लड़का चाहे कितना ही लायक क्यों ना हो, उसे कोई नहीं पूछता। नौकरी दी भी जाती तो घटिया दर्जे की नौकरी दी जाती है। हम भारत के मुसलमान तो हमेशा पाकिस्तान की खैर सगाली की दुआएं मांगते रहते हैं।
पाकिस्तान की वजह से थोड़ी बहुत हमारी भी यहाँ इज्जत बन जाती है। नाश्ते के बाद सैयद साहब कहने लगे, मैंने चाय के लिए कह दिया है, चाय पर असली बातें करेंगे। मैंने उनसे पुलिस के बारे में पूछा कि बाहर अब कोई खतरा तो नहीं है। सैयद साहब बोले, मेरे अजीज, यहाँ कुछ पता नहीं कि बाहर जो मलंग बैठे हैं उनमें से कोई खुफिया पुलिस वाला है। एक मलंग पर मुझे शक था क्योंकि उसकी शक्ल नई नई थी। वो चला गया है, इसलिए फिलहाल तो कोई खतरा नहीं। मैंने कहा, यहाँ का थानेदार क्या नाम था उसका? शर्मा जी। वो तो आपको मेरे बाद परेशान नहीं करेगा। सैयद साहब सर को हल्का सा झटक कर बोले, हम चाहें कुछ कर लें, ये इंडियन पुलिस वाले कभी किसी मुसलमान पर एतबार नहीं करते। वो हमें भी पाकिस्तान का जासूस ही समझते हैं। हालांकि तुमने खुद देख लिया है कि हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन शर्मा थानेदार को कभी यकीन नहीं आ सकता। हम भी उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करते, और फिर कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि तुम्हारी तरह से कोई पाकिस्तानी यहाँ आए और हमें उसे छुपाना पड़ जाए। मेरे बड़े भाई यानी बड़े शाह साहब हुआ करते थे, तो उनसे मिलने कभी कभार वही कमांडो मुजाहिद साहब जिला होशंगाबाद के जंगलों से निकलकर आया करते थे। इन दिनों अमृतसर का एक सिख थानेदार होता था। एक बार वो उनकी बूझ लेता यहाँ आ गया था और बड़े शाह साहब से उसकी बाबत पूछ-गुछ की थी, मगर बड़े शाह साहब ने सिख थानेदार की खूब खबर ली थी और उसे यह कहकर मज़ार से निकाल दिया था कि अगर अब तुम यहाँ आए तो मैं दिल्ली सीधा पंडित नेहरू की बेटी से जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा। बस उसके बाद यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आया। इतने में एक लड़का चाय लेकर आ गया। चाय का दौर चलने लगा। लड़का चला गया तो सैयद साहब कहने लगे, तुम्हारी बात और है मियाँ, तुम पाकिस्तानी जासूस नहीं हो। अगर जासूस होते भी तो खुदा की कसम हम तुम्हें अपने सीने से लगाते। पाकिस्तान के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, मगर तुम एक बुलंद तरीन मकसद लेकर यहाँ आए हो। अगर तुम्हारे पासपोर्ट पर अमृतसर का भी वीज़ा लगा होता तो शायद तुम्हें इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, मगर चूँकि तुम्हारे पास दिल्ली का ही वीज़ा था और तुम वहाँ से छुपकर यहाँ आए हो, इसलिए कुदरती बात है कि तुम्हारे पीछे खुफिया पुलिस लग गई। क्योंकि दिल्ली दारुल हुकूमत है, जो पाकिस्तानी दिल्ली का वीज़ा लगवा कर आते हैं पुलिस उनकी निगरानी करती रहती है। अगर कोई पाकिस्तानी दिल्ली से बाहर किसी शहर का रुख करे तो फिर वो उसे जासूस समझकर उसके पीछे लग जाती है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ था, मगर तुम फिक्र न करो, मैं यहाँ अब तुम्हें परेशान करने कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। मैंने मतलब की बात शुरू करते हुए कहा, मुझे ये बताइए कि मैं मुजाहिद कमांडो कमाल शाह साहब के पास किस तरह पहुंच सकता हूं। सैयद साहब कहने लगे, मैं तुम्हें हरवा जिला होशंगाबाद तक पहुंचने का रास्ता तो बता दूंगा, मगर उसके आगे तुम्हें खुद कमाल शाह साहब को तलाश करना होगा। मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि हरवो से कोई 10-11 मील दूर दरियाए ज़ैदा के किनारे साबिक रियासत अंदूर की हदूद में कुवैत नाम का एक गाँव है। बस यहीं से वो जंगल शुरू होता है जिसके अंदर कहीं कमाल शाह साहब लिए अपना ठिकाना बनाया हुआ है। हमने सुना है कि वहाँ वो ख़ास कश्मीरी हुर्रियत परस्तों को कमांडो की ट्रेनिंग देते हैं। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सैयद साहब जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।